हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई एम योर मेंटोर। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड बीपीएससी 108 हिंदी मीडियम के वाले बच्चों के लिए क्लास रहने वाली है भारत में लोक नीति और प्रशासन। ये पेपर कोड जरूर मैच कर लीजिएगा। ये जून सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास रहने वाली है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसमें कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके। और अभी तक अगर आपने कोई भी गैस पेपर परचेज नहीं किया है तो आप बहुत देर कर रहे हैं। अभी जाइए और गैस पेपर परचेज कीजिए। अभी आपको इस हमारी वेबसाइट से सारे गैस पेपर मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में आपको जाना है और अपना पेपर कोड सर्च करना है। जो भी आपका पेपर कोड है बीपीएससी 108, जितने भी इसमें गैस पेपर है वो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से सीधा आप परचेज कर सकते हैं, और अभी डिस्काउंट चल रहा है तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। नोट्स, असाइनमेंट, गैस पेपर, पीवाईक्यू, ई बुक सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं 9580023321 पर। और यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो तो आप सीधा इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, ठीक है। तो ये भारत में लोक नीति और प्रशासन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली का परीक्षण कीजिए और तथा शहरी स्थानीय शासन की मुख्य चुनौतियों को उजागर कीजिए। यानी जो भारत की न्यायपालिका है उसका जो कार्यप्रणाली है वो हमें बतानी है, और शहरों को वो कैसे प्रभावित करती है, क्या चुनौतियां देती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। हमेशा शुरुआत इंट्रोडक्शन से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन के बिना आपका क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा होता है, ठीक है। भारत में शहरी क्षेत्रों के प्रशासन और विकास के लिए नगर पालिकाएं महत्वपूर्ण स्थानीय स्वशासन संस्थाएं होती हैं। यानी जो नगर पालिकाएं होती हैं वो शहर के विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। संविधान के 74 संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो नगर पालिकाओं को 1992 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में दर्जा दिया गया है और इसे संवैधानिक बनाया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य स्थायी स्तर पर नागरिकों की आवश्यक सेवाओं उपलब्ध कराना और शहरी विकास को बढ़ावा देना। इनका मेन जो काम होता है वो नागरिकों की सेवा करना होता है, और उनके लिए कुछ जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना होता है। इंट्रोडक्शन आप थोड़ा और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है, और ज़रूर लिखेगा इंट्रोडक्शन, तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। अब बढ़ते हैं इसके की पॉइंट्स की तरफ जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। नगर पालिका की कार्यप्रणाली, यानी हमारी जो नगर पालिका है वो काम कैसे करती है। भारत में नगर पालिकाएं जो है स्थानीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करती है। यानी जो भारत की नगर पालिकाएं हैं वो स्थानीय रूप से प्रतिनिधित्व कर, हम जो चुनते हैं, जैसे जनता जो प्रतिनिधित्व चुनती है उनके माध्यम से काम करती है। इनके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। अब हम इसके काम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट काम जो हम पढ़ने वाले हैं, इसका जो पहला काम है वो है नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन, यानी नागरिकों को सुविधाएं देना। नगर पालिकाएं नागरिकों को पेयजल, सड़क, सफाई, सीवरेज, स्ट्रीट लाइन तथा सार्वजनिक शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करती है। यानी जो नगर पालिकाएं हैं उनका मेन काम होता है सड़क, पानी, सफाई, स्ट्रीट लाइट, ये जो रास्ते में लाइट्स लगी होती हैं, सीवरेज, ये सारी सुविधाएं, शौचालय सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना नगर पालिका का काम है शहरों में, ठीक है। अगला काम है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। नगर पालिकाएं जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कचरा प्रबंधन, सफाई अधिनियम, मच्छर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य केंद्र संचालन करती है। यानी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो जनता को देती है, सफाई रखती है। और आप देखते हैं कि जैसे कई बार कूलरों में जो है दवाई डालने के लिए लोग आते हैं, तो ये कार्य कौन करवाता है? ये नगर पालिका ही करती है। कचरा साफ करवाते हैं, और एक गाड़ी भी आती है कई बार कचरे वाली। वो क्यों आती है? कि ये है नगर पालिका का काम होता है ये सब देखना, ताकि जनता का स्वास्थ्य ठीक रहे, वह स्वच्छ सांस ले सकें, स्वच्छता में रह सकें। अगला पॉइंट है शहरी विकास एवं नियोजन।
शहरों को सुनियोजित विकास के लिए भवन निर्माण की अनुमति देना, भूमि उपयोग की योजना बनाना तथा सार्वजनिक स्थलों का संरक्षण करना नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है। यानी शहरों का विकास, कैसे घर बने, कैसे मतलब कितनी ऊंचाई तक घर बन सकते हैं या फिर कैसी योजनाएं वहां होंगी, उसका निर्धारण नगर पालिका करती है। कर संग्रह और वित्तीय प्रबंधन। नगर पालिकाएं संपत्ति कर, जल कर, विज्ञापन कर इत्यादि एकत्र करती है। यानी जो नगर पालिका है वो विभिन्न प्रकार के कर जो है एकत्रित करती है तथा इन संसाधनों का उपयोग स्थानीय विकास के कार्यों में करती है। यानी जो भी वो कर इकट्ठा करती है, तो जो भी वो कर इकट्ठा करती है वो से स्थानीय कार्य उनके विकास के लिए ही इस्तेमाल करती है। अगला है सार्वजनिक सामाजिक कल्याण कार्य। यानी गरीबों, महिलाओं, बच्चों तथा कमजोर वर्ग के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन भी नगर पालिका द्वारा किया जाता है। यानी जो समाज के निचले तबके के लोग हैं या फिर महिलाएं हैं या फिर बच्चे हैं या फिर गरीब हैं, उनके कल्याण के लिए भी वो कार्य करती है। अगला है पर्यावरण संरक्षण। पार्कों का विकास करना, वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण, हरित क्षेत्रों का संरक्षण नगर पालिका का महत्वपूर्ण कार्य होता है। यानी पेड़ों की रक्षा करना, पर्यावरण साफ रखना, स्वच्छता रखना, पेड़ लगाना, ये सब काम भी नगर पालिका के अंडर ही आता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि शहरी स्थानीय शासन में उसकी चुनौती, यानी अब वे चुनौतियां पढ़ेंगे जो उसके कार्य में आती हैं। यद्यपि नगर पालिकाएं शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, फिर भी उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ शहरों के लिए काम करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वित्तीय संसाधनों की कमी। अधिकांश नगर पालिकाओं के पास पर्याप्त आय के स्रोत नहीं होते हैं। जो बहुत सारी नगर पालिकाएं होती हैं उनके पास पर्याप्त स्रोत नहीं हो पाते हैं, संसाधन नहीं हो पाते हैं, इस वजह से वो विकास में थोड़ी सी कमी कर पाते हैं। वे राज्य सरकार की सहायता पर निर्भर रहती हैं। यानी कई बार वो सिर्फ उनके पास स्रोत की कमी होती है, राज्य सरकार से मांग करती हैं, उनके पर निर्भर होती हैं, जिससे विकास का कार्य प्रभावित होता है। यानी फिर इससे जैसे स्रोत कम है तो ऑफकोर्स उससे विकास में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। बढ़ती शहरी जनसंख्या। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण नगर पालिकाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। तो जब इतने तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑफकोर्स जो है नगर पालिका को अधिक योजनाएं बनानी होंगी और अधिक चीज़ें सोचनी होंगी, अधिक स्रोत चाहिए, तो उसमें उसका बहुत बड़ा दबाव पड़ता है। बढ़ती आबादी के अनुसार बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना कठिन हो जाता है। यानी एक बार आप सोचो कि सिर्फ 10 लोगों के लिए संसाधन उपलब्ध है, लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ती रहेगी और वो 15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, तो संसाधनों के बांटने में, उनके इस्तेमाल में थोड़ा सा जो परेशानी आ सकती है जो नगर पालिका को झेलनी पड़ती है। उदाहरण आप ऐसे दे सकते हैं, और अगर आप आंसर में अपना उदाहरण भी ऐड करते हैं तो उससे क्वेश्चन का जो आंसर है वो और ज़्यादा निखर के आता है। तो आंसर्स में अपने एग्जाम्पल्स और ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा आंसर निकल कर आता है। प्रशासनिक कमजोर। यानी कई नगर पालिकाओं में प्रशिक्षित जो कम शिक्षा होने की वजह से कर्मचारियों और तकनीकी विशेषज्ञों की कमी हो जाती है, इससे योजना भी प्रभावित है, यानी क्रियान्वयन नहीं हो पाता। यानी कई बार जो शिक्षित कर्मचारी हैं या तकनीकी विशेषज्ञ होती हैं उनकी कमी हो जाती है और इसकी वजह से योजनाएं बहुत प्रभावित होती हैं, अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप। स्थानीय प्रशासन में अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करता है और विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। यानी कई बार ऐसा हो जाता है कि जो प्रशासन है, राजनीति है, वो नगर पालिका के कार्य में हस्तक्षेप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना काम है उसे करने में थोड़े से हिचक पड़ते हैं, थोड़े से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी। कई बार स्थानों पर भ्रष्टाचार और अनियमितता और जवाबदेही के कारण योजनाओं का लाभ जनता तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता। कई बार ऐसा होता है कि भ्रष्टाचार और अनियमितता फैल जाती है, जिसकी जवाबदेही की कमी हो जाती है, तो इस वजह से योजनाएं सही लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, जनता का पूर्ण जो है भला नहीं कर पाती है। अगला पॉइंट है कचरा और प्रदूषण प्रबंधन। बढ़ते शहरीकरण के साथ साथ निरस्तीकरण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी समस्याएं गंभीर हो जाती हैं। जैसे जहाँ पर लोग होंगे, जहाँ पे प्रौद्योगिकी होगी, औद्योगिकरण होगा, वहाँ पे आप देखते हैं कि प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना भी करना होता है। ऐसी गंभीर समस्याओं का सामना भी इनको बहुत बार करना पड़ता है। अधिक
ज़्यादा प्रदूषण होगा, ज़्यादा प्रदूषण पे पर्यावरण पे हानि होगी, तो उनके लिए और एक अलग टॉपिक बन जाएगा काम करने के लिए। तकनीकी और डिजिटल चुनौतियाँ, यानी कई बार नगर पालिकाएं अभी भी आधुनिक तकनीकी और ई गवर्नेंस प्रणाली की पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रही हैं। इससे सेवाएं गुणवत्ता प्रभावित होती है। यानी अभी तक पूरी तरीके से जो नगर पालिका है वो डिजिटल नहीं हुई है, ई गवर्नेंस प्रणाली का उपयोग उन्होंने नहीं किया है। इसकी वजह से सेवाएं बहुत प्रभावित होती हैं। और अब बढ़ते हैं निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष के बिना आपका क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा है, तो निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। नगर पालिकाएं भारत के शहरी प्रशासन की आधारभूत इकाई है और नगर नागरिकों की आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि वित्तीय कमी, प्रशासनिक कमजोरी, भ्रष्टाचार, बढ़ती जनसंख्या, पर्यावरण समस्याएं भी इसकी समक्ष बड़ी चुनौती है। यानी जो नगर पालिका है वो नागरिकों की सेवा के लिए, शहरों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है। तो नगर पालिकाएं जो है नागरिकों के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। और हालांकि वित्तीय विकास और कमजोरी, भ्रष्टाचार और बढ़ती जनसंख्या के जैसी बड़ी चुनौतियों के साथ उन्हें काम करना पड़ता है। इन चुनौतियों का समाधान वित्तीय सशक्तिकरण, पारदर्शिता और आधुनिक तकनीकी के उपयोग तथा नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। यानी इसके समाधान के लिए हम लोगों को और ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं, अधिक तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं। इससे शहरी स्थानीय प्रशासन अधिक प्रभावित होगा और उत्तरदायी बन सकेगा और शहरों तक सतत विकास सुनिश्चित हो पाएगा। यानी अगर हम तकनीकी बढ़ाएंगे, थोड़ी सी और सशक्तिकरण लगाएंगे, थोड़ा सा समाधान उड़ेंगे सरकार की, और सरकार को कहेंगे कि आप उन कामों में हस्तक्षेप मत करो बल्कि हेल्प करो, तो शायद हो सकता है कि शहरों का विकास और ज़्यादा हो सके, सतत विकास की तरफ बढ़े। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको थोड़ा वीडियो का स्लो भी लगता है तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्पीड अप करके भी देख सकते हैं। आपका टाइम भी सेव होगा और चीज़ें भी जल्दी कवर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारत में पर्यावरण नीति के प्रमुख चुनौतियाँ क्या है? तो हमें बताना है कि भारत के अंदर जितनी भी पर्यावरण चुनौतियाँ हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है, उनके बारे में हमें बताना है। वही इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। पर्यावरण मानव जीवन का आधार है, यानी पर्यावरण जो है मानव जीवन का बिल्कुल आधार बिंदु है। स्वच्छ वायु, जल, भूमि और जैव विविधता हमारे जीवन तथा विकास के लिए आवश्यक है। जो पर्यावरण है ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा आधार है। ठीक है, ये सब मानते हैं कि बिना अच्छे पानी, हवा और बिना भूमि के लोग नहीं रह सकते। तो इसमें महत्वपूर्ण भाग है। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक नीतियां और कानून बनाए गए हैं। यानी भारत जो है इसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारी नीति और कानूनों का निर्माण किया गया, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006। इसके बावजूद देश को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी भारत में भी बहुत सारे अधिनियम जैसे 1986 और 2006 में ऐसे बनाए गए कानून है जिसमें पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए, फिर भी उन्हें बहुत बार इन क्षेत्रों में गंभीर स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, शहरीकरण के कारण पर्यावरण पर जो है दबाव लगातार बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, उससे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। की पॉइंट्स पे आएंगे। पहला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों का पर दबाव, यानी जनसंख्या की वृद्धि पर जो हो रही है और संसाधनों पर जो दबाव बन रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, आज के टाइम पे भारत की जनसंख्या सबसे टॉप पर है, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या का देश जो है वो है भारत, देशों में से एक है। और बढ़ती जनसंख्या के कारण जल, भूमि, ऊर्जा, वन संसाधनों की मांग भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधनों की मांग भी लोगों के साथ साथ बढ़ती जा रही है। उससे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है और पर्यावरण असंतुलन प्रभावित हो रहा है। यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसके साथ साथ जो है लोगों के जो पर्यावरण है उस पर और अधिक प्रभाव पड़ रहा है, उसका असंतुलन प्रभावित हो रहा है, मतलब पर्यावरण में असंतुलन फैल रहा है। प्रदूषण की समस्या है। वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण भारत की सबसे बड़ी पर्यावरण समस्याओं में से एक है। वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है। यानी जो ये हमारी गाड़ियों से, उद्योगों से जो ये गंदा धुआं निकलता है, गंदा जो
जो कचरा है वो नदियों में जाता है, इससे कितना प्रदूषण फैलता है। तो वो इसी के बारे में बात किया। नदियों और झीलों के औद्योगिकरण, घरेलू अपशिष्ट डालने में, यानी जो भी हम कचरा है वो नदियों में डाल देते हैं तो नदियाँ कितनी गंदी हो जाती हैं। जो भी ये धुआं आ रहा है, इससे वायु प्रदूषण कितना फैलता जा रहा है, उसके बारे में बात की। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? औद्योगिकरण, शहरीकरण। और ये शहरीकरण, औद्योगिकरण बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। शहरों में बढ़ता शोर ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है, यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, दोनों ही तीन तरीके के प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों प्रभावित होते हैं। यानी जो ये जो प्रदूषण हो रहा है इसकी वजह से मानव स्वास्थ्य को तो हानि पहुंच ही रही है, साथ साथ पर्यावरण को भी बहुत हानि देखने को मिलती है। वनों की कटाई और जैव विविधता का ह्रास, यानी जो वनों की कटाई हो रही है और जैव विविधता का अंत होता जा रहा है, खत्म होती जा रही है। सड़कों, उद्योगों, खनन और आवासीय परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में वन नष्ट किए जा रहे हैं। यानी जो सड़कें हैं, उद्योग हैं, खनन है, इनका तेजी से विकास हो रहा है। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो भारत इतना बड़ा देश है, इसमें रोज सड़कों का निर्माण होता है, उद्योगों का निर्माण होता है, इतनी बड़ी मात्रा में होता है कि इससे जंगलों को बहुत हानि होती है, बहुत सारे पेड़ वन काटने पड़ते हैं। इससे अन्य जीवों के प्राकृतिक आवास समाप्त हो जाते हैं, यानी जो प्रकृति के साथ, जो प्रकृति में रहने वाले निवासी हैं, उनके जो स्थान है उनको बहुत समाप्त हो जाते हैं, उनके रहने के लिए जगह नहीं मिलती। कई प्रजातियां विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त होने के खतरे में, यानी बहुत सारी तो विलुप्त हो चुकी हैं। और अब देखते हैं कि हम कितनी सारी प्रजातियां, अब देखो चिड़िया हम पहले कितनी होती थी, आपके अपने जो जैसे दादा होंगे, नाना होंगे, वो बताते होंगे कि पहले चिड़िया कितनी ज्यादा होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि अब शहरों में तो मेरे ख्याल से चिड़िया देखने को भी नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है। तो वो असर क्या है? ये प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं इसी वजह से कि पर्यावरण को हानि हो रही है। जैव विविधता की हानि पर्यावरणीय असंतुलन को कमजोर करती है। जो ये जैव विविधता को जो हानि हो रही है, पर्यावरण को असंतुलित या फिर कमजोर करती है। ठीक है, आप उदाहरण के माध्यम से भी इसमें लिख सकते हैं। जैसे आपको जो लगता है कि ये प्रजाति शायद पहले हमारे दादा या पापा ने बताई हो, वो अब नहीं दिखती है, उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन आज एक वैश्विक चुनौती है। भारत में इसका प्रभाव बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा, चक्रवात के रूप में देखा जाता है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होता है, एक वैश्विक चुनौती के रूप में बढ़ती जा रही है। इसका प्रभाव जो है तापमान, वर्षा में सूखा पड़ना, बाढ़, चक्रवात जैसी समस्याओं में देखा जाता है। पर्यावरण नीति के सामने यह चुनौती है कि विकास और जलवायु संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जाए। उनके पास ये सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे पर्यावरण और विकास के बीच में कैसे संतुलन को बनाया जाए, कैसे इन चीजों को संरक्षित किया जाए। शहरों और कचरा प्रबंधन, तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण ठोस कचरा, प्लास्टिक अपशिष्ट और ई कचरा मात्रा कितनी बढ़ती जा रही है। कई शहरों में कचरे के उचित संग्रहण के और निपटाने की व्यवस्था नहीं है। इससे भूमि, जल और वायु कितना प्रदूषित होता है। यानी आप देखते हैं कि शहरों में कचरा कितना बढ़ता जा रहा है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो साथ ही साथ कचरा भी बढ़ेगा, प्लास्टिक वगैरह कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, ई कचरा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसके संरक्षण के लिए इसको इतना कैसे इसको निपटाया जाए, इसके लिए व्यवस्था नहीं है और इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है। कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, एक सेकेंड, आप इसमें प्लास्टिक का एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये दे सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक है वो बहुत सालों तक भी खत्म नहीं होती है। आप एक जमीन में प्लास्टिक को गाड़ के देखो और प्लास्टिक की पॉलिथीन को गाड़ के देखो, वो कितने सालों बाद भी वैसे की वैसे ही रहती है। यानी प्लास्टिक को खत्म करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें कपड़े की थैली का या फिर कपड़े की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट था कि कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की कमी। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक कानून मौजूद है, लेकिन उनका प्रभावी पालन कई बार नहीं हो पाता है। यानी पर्यावरण की नीति, पर्यावरण के प्रति कानून तो बहुत बनाए गए हैं, लेकिन कई बार उनका जो है पालन नहीं किया जाता है, उनका सख्ती से पालन नहीं होता है। निरीक्षण की कमी, भ्रष्टाचार, प्रशासन कमजोरियां और पर्यावरण नीतियों के असफल क्रियान्वयन में बाधा आना। यानी जो पर्यावरण है इसमें बहुत नीतियां तो बहुत बनाई हैं, लेकिन कई बार प्रशासन और भ्रष्टाचार की वजह से पर्याप्त नीति का उपयोग नहीं होता है, कई बार वो छूट जाते हैं, कई बार उनका हनन हो जाता है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन। भारत एक विकासशील देश है जहां आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जाती है। कई बार बड़े उद्योग, बांध, बुनियादी ढांचे परियोजना
ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनना एक बड़ी चुनौती है। जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है और अभी से विकसित देश नहीं कहा गया है, ये एक विकासशील देश है, रोज एक नई विकास की तरफ बढ़ रहा है, जहां हम देखते हैं कि आर्थिक विकास और रोजगार के लिए रोजगार को प्राथमिकता दी जाती है। वहां उद्योग बांध इतने निर्माण किए जाते हैं कि इसकी वजह से प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। जन जागरूकता की कमी। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि नागरिकों की भी भागीदारी शामिल है। लेकिन कई क्षेत्रों में लोगों को पर्यावरण संबंधी जागरूकता और जिम्मेदारियों की कमी देखी जाती है। इससे पर्यावरणीय नीतियों को प्रभाव कम होता है। यानी कई बार हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक सरकार का काम नहीं है, ये सिर्फ सरकार को ही नहीं है कि सरकार ही पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए, हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जैसे सरकार ने 3 बॉक्स बना दिया, नीला, हरा, लाल, ऐसे करके 3 डस्टबिन बना दिए, पर उस डस्टबिन में कचरा डालने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। आप सही कचरा डालो। अगर आप रोड पे कचरा डालोगे तो वो कितना गलत है, वो आपके नैतिक मूल्यों के विपरीत है, आपको वो भी देखना होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि नागरिकों की भी इसमें भागीदारी होनी चाहिए। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पर्यावरण नीति के सामने प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, कानून के कमजोर क्रियान्वयन और अन्य चुनौतियां सामने आती हैं। इन समस्याओं का समाधान सरकार, उद्योग, नागरिकों के संयुक्त प्रयासों के संभव है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हरित प्रौद्योगिकी और जन जागरूकता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को मजबूत बनाया जा सकता है। इस प्रकार भारत एक स्वच्छ, सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण सुनिश्चित कर सकता है। यानी निष्कर्ष में बताया है कि भारत जो है, जितनी जनसंख्या है, जितना जैसे विकसित हो रहा है, उस हिसाब से हमें प्रदूषण, जलवायु, वनों की कटाई, क्रियान्वयन जैसी चुनौतियों के सामने करने के बाद हमें कुछ समाधान भी देखने चाहिए। और आप इसमें भी लिख सकते हैं कि जनता का भी एक ऐसा दायित्व, जनता को भी इसमें भागीदारी होनी चाहिए। हमें अगर हम अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, तो हर व्यक्ति अगर अपने आसपास साफ सफाई रखेगा तो पूरा देश साफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरा देश हो जाएगा। आप देश समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोक नीति को परिभाषित कीजिए और इसके महत्व, भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, यानी इसमें हमें लोक नीति को परिभाषित करना है, उसका महत्व बताना है, उसकी भूमिका को बताना है। इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। किसी भी देश के विकास, प्रशासन, नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं, नियम, निर्णय अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं योजनाओं और निर्णयों को समुचित लोक नीति कहा जाता है। समुच्चय लोक नीति कहा जाता है। यानी किसी भी देश के प्रशासन, विकास और जो भी उनकी कार्य प्रणाली है, इसके लिए जो भी नियोजन, नियम बनाए जाते हैं, इन्हीं योजनाओं को हम लोक नीति कहते हैं। यानी सरकार जो भी नीतियां हमारे लिए बनाती है, उन्हें हम लोक नीति के नाम से जानते हैं। लोक नीति सरकार को एक निर्धारित कार्य करने की सहायता देती है और समाज की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाए, ये सब सुनिश्चित करती है। यानी लोक नीति जो है, कैसे संसाधनों का बंटवारा होगा, कैसे लोगों तक सही संसाधन पहुंचेंगे, कैसे समस्याओं का उनका समाधान होगा, इसके बारे में लोक नीति में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था। अब लोक नीति को परिभाषित करते हैं। लोक नीति की आशय इन निर्णय कार्यान्वयन से है जिन्हें सरकार जनता की समस्याओं के समाधान और जनहित ध्यान रखते हुए बनाती है और लागू करती है। यानी सरकार जो नीतियां जनता के ध्यान रखते हुए जनता के लिए बनाती है, उन्हें हम लोक नीति के नाम से जानते हैं, जो समस्याएं जनता को उनके निवारण के लिए। प्रसिद्ध विद्वान थॉमस डाई के अनुसार लोक नीति वह है जिसमें सरकार करने या ना करने का निर्णय लेती है। यानी एक परिभाषा जो है प्रसिद्ध विद्वान थॉमस डाई ने दी है कि लोक नीति वह है जहां हमें सरकार सुनिश्चित करती है उनके निर्णय क्या करने चाहिए, क्या नहीं। अतः सरकार द्वारा किसी विषय पर की गई कार्यवाही का या कार्यवाही न करने पर का निर्णय लोक नीति का हिस्सा होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं लोक नीति का महत्व। अब परिभाषा हो गई, अब उसके महत्व की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक समस्याओं का समाधान। यानी लोक नीति समाज में मौजूद समस्या जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य संकट, पर्यावरण प्रदूषण समाधान की दिशा में कार्य करती है। यानी लोक नीति का पहला कार्य होता है, जैसे बेरोजगारी हो गई, गरीबी हो गई, ऐसे विषयों पर उसे समाधान देना होता है, उसके लिए कार्य करना होता है। जैसे गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल बनाना और अशिक्षित लोगों के लिए ये सुनिश्चित करना कि हमें जो है
फ्री शिक्षा देनी है, ये सरकार सुनिश्चित करती है। कई बार आप देखते हैं कि फ्री स्कूल है, फ्री अस्पताल है, तो उसमें जो कार्य करती है वो लोक नीति ही होती है। विकास को बढ़ावा, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सरकार विभिन्न नीतियां बनाती है। उदाहरण के लिए शिक्षा नीति, उद्योग नीति, कृषि नीति विकास की गति में कार्य करते हैं। वही जो मैंने बताया कि जो सरकार है वो विकास की राह में विभिन्न नीतियां बनाती है, जैसे शिक्षा के लिए, उद्योग के लिए और कृषि के लिए। ठीक है। संसाधनों का उचित उपयोग, सरकार के पास सीमित संसाधन होते हैं। लोक नीति सुनिश्चित करती है कि संसाधनों का उपयोग अधिकतम जनहित के लिए हो, यानी जो क्योंकि संसाधन लिमिटेड है और हमें आगे की पीढ़ियों के लिए भी उसे बचाना है, उसे रखना है, तो हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि कैसे लोगों को में ये बटेगी, कैसे ये लोगों के लिए उपयोगी रहेगी। कम संसाधनों में ज़्यादा फायदे का नीतियां जो बनाती है वो लोक नीति का ही कार्य होता है। सामाजिक न्याय की स्थापना, लोक नीति समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को अवसर प्रदान करती है और समानता और न्याय बढ़ावा देती है। यानी जो लोक नीति है उसका काम होता है कि उन वंचित वर्गों के लिए काम करना जो जिन तक संसाधन नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक भी संसाधन पहुंचाना, उनको न्याय देना, उनको समानता प्रदान करना। प्रशासन से स्पष्टता, यानी नीतियां सरकार अधिकारियों के कार्य करने की स्पष्ट दिशा होती है, जिससे प्रशासन कार्य अधिक प्रभावित और संगठित बनते हैं। यानी जो नीतियां हैं वो सरकार द्वारा बनाई जाती हैं और कार्य भी उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं, यानी उसे सुनिश्चित करना, संगठित करना और एक अधिक प्रभावी बनाना भी लोक नीति का कार्य होता है। अब लोक नीति की भूमिका के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जन कल्याण सुनिश्चित करना, लोक नीति का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को जीवन स्तर में सुधार करना और उनके कल्याण को बढ़ावा देना होता है, यानी जन कल्याण करना, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना। सरकार और जनता के बीच संतुलन, यानी लोक नीति का कार्य होता है कि आवश्यकता, सरकार और कार्यवाही के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का, लोक नीति एक ऐसी कड़ी का काम करती है जो जनता की आवश्यकताएं सरकार तक पहुंचाती है और सरकार की जो कार्य नीति है जनता तक पहुंचाने का काम करती है। निर्णय लेने में सहायक, नीतियां सरकार को महत्वपूर्ण विषय पर उचित निर्णय लेने में मार्गदर्शित करती हैं, यानी ये जो लोक नीतियां बनाई जाती हैं सरकार को सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन देती हैं। सामाजिक परिवर्तन लाना, लोक नीति समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम है। उदाहरण के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण, शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ नीतियां और सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देती हैं। यानी सामाजिक परिवर्तन लाना, जो लोक नीतियां हैं ये समाज में परिवर्तन, जैसे महिलाओं को शिक्षा देना, स्वच्छता बढ़ाना, इन कार्यों पर भी कार्य करती है, इनको बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति, देश के दीर्घकालीन उद्देश्य जैसे आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा प्राप्ति लोक नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी देश के विकास, पर्यावरण में नीति, यानी आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो है लोक नीति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। लोकतंत्र को मजबूत करना, लोक नीति नागरिकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर कार्य करती है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। यानी जो लोक नीति है वो लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और उसी के हिसाब से उसे डिजाइन किया जाता है। लोक नीति का प्रमुख विशेषताएं अब हम पढ़ लेते हैं। ये जनहित पर आधारित होती है, यानी सिर्फ जनता के हित के लिए कार्य करती है। सरकार द्वारा निर्मित और लागू की जाती है, यानी इसे सरकार द्वारा ही बनाया जाता है और लागू किया जाता है। समस्याओं का समाधान पर केंद्रित, यानी ये है सिर्फ समस्याओं के समाधान पर केंद्रित होती है, जो भी समस्या, जैसे प्रदूषण की समस्या है या पर्यावरण की समस्या है, उदाहरण आप दे सकते हैं। ठीक है। समय और परिस्थिति के अनुसार बदल सकती है, यानी जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे समस्याएं बदलती जा रही हैं, चीजें बदलती जा रही हैं, उसके अनुसार ये बदलता रहता है। इससे विभिन्न हितधारकों की भागीदारी हो सके, यानी जो भी हित की तरफ, जो जनता के हित के लिए कार्य करते हैं उनकी भागीदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। निष्कर्ष के बिना आपका क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा है, इसलिए जरूर इसे लिखिएगा। लोक नीति किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। यह सरकार को जनहित निर्णय लेने और संसाधनों का उचित उपयोग करने तथा समाज की समस्याओं का समाधान करने में काम करती है। प्रभावी लोक नीति न केवल प्रशासन सुदृढ़ बनाती है बल्कि देश के समग्र विकास और न्याय के रास्ते में भी काम करती है। इसलिए लोक नीति का निर्माण, उसकी सफल क्रियान्वयन राष्ट्रीय निर्णय में अत्यंत आवश्यक होता है। यानी जो लोक नीति है उसका महत्वपूर्ण कार्य लोकहित यानी जनहित का ही कार्य होता है और समाज की समस्याओं को सुनिश्चित करना, उसके लिए काम करना, उसके विकास के लिए काम करना, ये लोक नीति का कार्य होता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकपाल तथा लोकयुक्त अधिनियम 2013 का परीक्षण कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें जो है लोकपाल और लोकयुक्त जो अधिनियम है उसके बारे में बताना है। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। लोकपाल तथा लोकयुक्त अधिनियम 2013 भारत के भ्रष्टाचार को रोकने और सरकारी अधिनियम की जवाबदेही सुनिश्चित करने का उद्देश्य से बनाया गया है। यानी लोकपाल
और लोक नियुक्त जो अधिनियम है ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और सरकारी अधिकारी को इसकी जिम्मेदार जवाबदेही जनता के प्रति होने के उद्देश्य से बनाया गया है। एक महत्वपूर्ण कानून है और इसके अधिकतम लंबे समय तक चली रही जन मांग और भ्रष्टाचारी विद्रोह आंदोलन का परिणाम है, यानी जनता की ही मांग का ये परिणाम है। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च पद और पे बैठे लोगों को जो भ्रष्टाचार की शिकायत, यानी यह जो लोकपाल है, आसान शब्दों में बताया जाए तो यह अधिनियम उन जनता की ही मांग पे बनाया गया था ताकि भ्रष्टाचार को रोक सके और जनता को सही सेवा उपलब्ध करा सके। जो जनता जो पद पर बैठे हुए लोग हैं, अगर वो ही बात नहीं सुनेंगे जनता की तो कैसे चलेगा। लोकपाल और लोकयुक्त क्या होता है? तो लोकपाल जो केंद्र स्तर पर कार्य करने वाली एक स्वतंत्र संस्था होती है, यानी लोकपाल जो होता है वो एक स्वतंत्र संस्था होती है जो केंद्र के स्तर पर काम करती है, जो केंद्रीय मंत्री और संसदों और अन्य केंद्रीय लोक सेवाओं को प्रसिद्ध भ्रष्टाचार शिकायतों की जांच कराती है। तो जो लोकपाल है कि जो उसका जो काम होता है वो केंद्र स्तर पर होता है, मंत्री, संसद और भ्रष्टाचार को रोकने की केंद्रीय सरकार की सेवाएं उपलब्ध कराना और जो भ्रष्टाचार है उसको उसकी जांच करना। लोकयुक्त जो होता है राज्यों के कार्य करता है, यानी लोकपाल केंद्र के लिए होता है, लोकयुक्त जो होता है वो राज्य स्तर पर काम करता है, जो राज्य के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध जो शिकायत है उनकी जांच करता है। यानी दोनों ही जनता द्वारा जो बड़े पद पर बैठे लोगों के विरुद्ध, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के विरुद्ध जो भी इंक्वायरी होती है उसे करने के लिए बैठाया गया है। अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। लोकपाल की स्थापना, ये सबसे पहली विशेषता है लोकपाल की स्थापना। अधिनियम के तहत केंद्र में लोकपाल की स्थापना की गई है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। इसमें 50% सदस्य न्यूनतम पृष्ठभूमि से होनी चाहिए। यानी जो है यह केंद्र पर लोकपाल जो है इसकी स्थापना केंद्र में की जाती है और इसका एक अध्यक्ष होता है, 8 इसके सदस्य होते हैं। 50% इसे न्यायिक प्रतिशत में होनी चाहिए। ठीक है। चयन समिति। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति द्वारा की जाती है, यानी लोकपाल और उसके जितने भी सदस्य हैं इनका जो नियुक्ति है वो एक समिति द्वारा की जाती है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्षी नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके नियमित न्यायाधीश और एक प्रशिष्ट विविधता, यानी ये कुछ लोग होते हैं जो उस समिति में शामिल होते हैं जो लोकपाल का नियुक्ति करते हैं। ठीक है। अधिकार क्षेत्र। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र निम्न शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री कुछ सीमाओं के साथ, प्रधानमंत्री भी होता है जो कुछ सीमाओं के साथ होता है। केंद्रीय मंत्री होते हैं, सांसद होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और पर्यावरण अधिकारी होते हैं, सरकारी सहायक प्राप्त संस्था, यानी ये वो कुछ क्षेत्र होते हैं जिनमें अधिकार क्षेत्र होते हैं जिसमें लोकपाल कार्य करता है। जांच और अभियोजन। लोकपाल को शिकायत प्राप्त होने की प्रारंभिक जांच करने और आवश्यक होने की विस्तृत जांच आदेश देने का अधिकार होता है, यानी कभी भी जैसे कोई बड़ी जांच उन्हें करनी है तो उसका अधिकार वो से होता है। वह मामलों के केंद्रीय यानी सीबीआई जैसे एजेंसियों में भी भेज सकता है, यानी कोई भी अगर बड़ा मामला है उसकी जांच के लिए वो सीबीआई जैसे ब्रांच तक उसे भेज रख सकता है। ठीक है। संपत्ति की घोषणा। अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवाओं को अपनी संपत्ति और देनदारी की घोषणा करनी होती है जिसमें पारदर्शिता बढ़ती है। ठीक है। यानी उन्हें जितनी भी संपत्ति दी जाती है उसकी सबका वितरण उन्हें देना होता है, जिससे हमारे जनता के प्रति उनकी पारदर्शिता जो है बढ़ जाती है। अब बढ़ते हैं अधिनियम का महत्व, यानी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। अब इस पे क्या होता है कि अधिनियम के महत्व जो पहला है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। यह कानून उच्च स्तर के भ्रष्टाचार और अंकुश लगाने का कार्य करता है। यह सरकारी अधिकारियों को उत्तरदायी बनाता है, यानी जो क्या बोलते हैं लोकपाल होते हैं, ये जो इनका जो कार्य दायरा होता है ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही होता है, इसलिए इसका महत्व भी यहीं पर होता है। सरकारी अधिकारियों को उत्तरदायी बनाता है। पारदर्शिता और जवाबदेही। लोकपाल और लोकयुक्त संस्थाएं प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती हैं, यानी जो लोकपाल है, लोकयुक्त है, इन्हें बढ़ावा देती हैं उनके प्रति जवाबदेह होने के, यानी जनता के लिए उन्हें जवाब देना होगा, काम करना होगा। जनता का विश्वास। इस कानून
से नागरिकों के शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्था पर विश्वास बढ़ जाता है। यानी इस कानून की वजह से जनता का जो विश्वास है वो सरकार पर, लोकतंत्र व्यवस्था पर और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अधिनियम की सीमाएं पढ़ लेते हैं। ये कुछ सीमाएं भी हैं। पहली है कि सीमित शक्तियां। लोकपाल स्वयं सीधे दंड नहीं दे सकता है, इसे जांच एजेंसी और न्यायालय में पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी लोकपाल की सीमाएं यहाँ है कि लोकपाल जांच तो कर सकता है लेकिन उसे दंड नहीं दे सकता है, इसके लिए उसे न्यायालय या फिर जांच एजेंसी पर निर्भर रहना पड़ता है, वही देंगे। राज्यों का असमान स्थिति, यानी हालांकि अधिनियम राज्यों की लोकयुक्त स्थापित करने के लिए कहता है, लेकिन सभी राज्यों में इनकी व्यवस्था समान रूप से प्रभावी नहीं होती। यानी हालांकि लोकयुक्त जो होता है वो राज्य में कार्य करता है, लेकिन कई बार उनकी जो समान व्यवस्था है वो उस पर प्रभावी नहीं होती है। जांच में देरी। कई मामलों में शिकायत की जांच और निपटने में अधिक समय लग जाता है, इसे प्रभावशीलता जो है कम हो जाती है। कई बार ऐसे जो केस हो जाते हैं वो बहुत लंबे चलते हैं, इससे उनके जो प्रभाव है वो बहुत कम हो जाता है, कई बार इसका भी सामना उन्हें करना पड़ता है। राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका। नियुक्ति प्रक्रिया और जांच संबंधित मामलों में राजनीतिक प्रभाव भी सामना कर, यानी इनको अपनी नियुक्ति और जांच के मामलों में भी सरकार का हस्तक्षेप देखने को मिलता है, वो देखना पड़ता है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। इसके बिना आपका क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा है, तो इसलिए जरूर लिखेगा। लोकपाल और लोकयुक्त अधिनियम 2013 भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें उच्च पदों पर बैठे सेवकों की जांच दायरे से लेकर जवाबदेही बनाता है। यानी ये कहना चाहता है कि यह अधिनियम जो बनाया गया था भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था, और इसमें जो उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं उनकी जांच का दायरा और उन्हें जवाबदेही बनाने का कार्य किया है। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। यह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब हम देखते हैं कि इसको कुछ शक्तियां दिए हैं तो उसके साथ उसकी सीमाएं भी सुनिश्चित, जैसे नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों के साथ उनकी सीमाएं भी दी गई हैं कि आपकी स्वतंत्रता किसी और की स्वतंत्रता को हानि ना पहुंचाए। ऐसे ही लोकपाल है, उसको शक्तियां तो दी गई हैं लेकिन उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। वह ईमानदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण कानून है। इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए संस्था स्वतंत्रता, जांच, तत्कालिक जांच, राज्यों की मजबूत लोकपाल व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है। यानी हम देखते हैं कि लोकपाल जो है वह सीमाओं के साथ कार्य करता है। उसको जांच के आदेश हैं, प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद के लोग उसकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन वो दंड नहीं दे सकता है, वो न्यायपालिका पर निर्भर होता है। इससे जो है इसके कारण वो जनता की भागीदारी इसमें बढ़ती है, लेकिन कई बार इसकी प्रभावशीलता पे भी असर पड़ता है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर लीजिएगा और हमारी वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट कर लीजिएगा गैस पेपर्स के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से पेपर करके आइएगा, और जितना भी आता हो सब कुछ करके आना है, क्योंकि आपके पास ये समझ लीजिए कि आपके पास ये लास्ट ऑप्शन है। जो भी आप लिख सकते हैं इसमें लिख दीजिए, और लिमिटेड वर्ड्स में लिखा कीजिए कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं जिसमें बच्चे ज़्यादा पेजेस लिख देते हैं, तो लास्ट के क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचता है। तो आप ये देख लीजिए कि कैसे आपको क्वेश्चन को डिवाइड करना है, कैसे टाइम को डिवाइड करना है। जैसे अगर आपको 2 या 3 घंटे का पेपर है तो उसे किस तरीके से डिवाइड करना है, वो भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।